हमने आज जो है वो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को स्टार्ट करने हैं। हमारे एग्जाम के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों के एग्जाम की जो पर्टिकुलर डेट है वो यहाँ पर आ गई है? हैज द डेट बीन अनाउंस्ड? नहीं हुई है क्या अभी? आ गई है ये? नो यस। मैम, आतिफ तो नॉट कह येट रहे मैम। हैं ओके। आतिफ एंड नितिन इज सेइंग यस। हाउ? व्हाट इज द डेट? 7th ऑनवर्ड्स। ओके, वही है ना? हाँ, 7 दिसंबर का ही मैंने भी अभी सर से भी पूछा था, वो 7 दिसंबर ही है। ठीक है, तो 7th ऑनवर्ड्स एग्जाम है, तो उससे पहले आपका जो है ये जल्दी से जल्दी हम कवर अप कर लेंगे। चलिए, अभी आप लोग जो है अप्रैल मंथ की हेडिंग बनाएंगे। अप्रैल मंथ में जो है रिसेंटली एक वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई है। द नेम ऑफ अ स्कीम इज रैम्प। रैम्प प्रोग्राम है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये रैम्प प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। So write down what is the full form. Full form है इसकी raising and accelerating MSME performance. अब आप मुझे ये भी बता दीजिए, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ये ज्यादा बेटर है या फिर मैं आपको जो पीपीटी शो करती हूँ और फिर आप पढ़ते हो उसमें से रीड करते हो वो ज्यादा बेटर है? नहीं मैम, यही बेटर रहता है। ठीक है, यही मैम बेटर है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं फिर। ओके, सो फर्स्ट आप सब लोगों ने पहले तो फुल फॉर्म लिखी एंड द फुल फॉर्म इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। अब हमसे एक क्वेश्चन ये बनेगा, एमएसएमई क्या होते हैं? एमएसएमई होते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सुना होगा आप लोगों ने कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं हम उसको इस कैटेगरी में जो है कैलकुलेट करते हैं, जिनका टर्नओवर पे डिपेंड करता है। किसी का 1 करोड़ हो सकता है, किसी का 5 करोड़ हो सकता है। तो रिसेंटली ये एक जो है एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया स्टार्टअप हब बनने जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और ये पूरा प्रोग्राम की जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। राइट डाउन, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। पूरा का पूरा पैसा इसके लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। ठीक है, और इसमें होगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पूरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी भारत में एमएसएमईज हैं, जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, उनको क्या करना है? उन कंपनीज को जो है वो स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा मजबूत करना है। ऐसी कंपनीज को मजबूत करना है और जो है वो पार्टनरशिप जो है उसको इंक्रीज करना है। ऐसे सब प्रोग्राम्स को यहाँ पर इम्प्रूव करना है। लिख लीजिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे अभी मैम प्लीज रिसेंटली ऑब्जेक्टिव दोबारा से रिपीट करें। objective is to strengthen and to increase the partnership between the MSMEs in India. जितने भी एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं प्रॉपरली इंडिया में, उन सब के बीच में पार्टनरशिप बढ़ाना, उन सबको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उन सबको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करना। लेकिन ना आपको पता है कि इनको थोड़ा सा जो लोन दिया जाता है वो भी इंटरेस्ट फ्री होता है, और कई बार लोन कम अमाउंट के जो है इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी एमएसएमई को यहाँ पर और ज्यादा बढ़िया किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? ये एक इंडेक्स होता है जिसको आप नाम से समझ गए, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर? जिसने ऐसी कोई स्टेट या ऐसी कोई जगह जिसने एनर्जी पे बहुत ध्यान दिया है। एनर्जी पे ध्यान का मतलब क्या है? अपने एरिया के अंदर एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना, या आप कह लो कि जहां पर उन लोगों ने क्लीन एनर्जी के ऊपर बात करी है, एनवायरमेंट के ऊपर बात करी है। तो रिसेंटली नीति आयोग ने ये एक इंडेक्स निकाला है। नीति आयोग सब लोग जानते हो, आप लोग सब लोगों ने पढ़ रखा है नीति आयोग के बारे में। कब बनी थी नीति यस आयोग? मैम। फटाफट मुझे मैसेज करके बताइए। नीति आयोग एक्चुअली में कौन सी ईयर में बन के तैयार हुई थी? कब उसने अपने फंक्शनिंग शुरू करी थी? 2015।
यस, 1 जनवरी 2015। ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सुमन बेरी। नो नो, चेयरमैन, चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर। यस, प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे वो अपने आप ही नीति आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है ना। सो नीति आयोग ने रिसेंटली जो है ये इंडेक्स निकाला है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो इंडेक्स है इसमें टॉप किसने किया है, इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। तो देखो भाई, अगर एनर्जी के मामले में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका आंसर रहेगा गुजरात। कोई भी एनर्जी का क्वेश्चन होगा, आंसर विल बी गुजरात, ठीक है। एनर्जी में हर जगह पे जो टॉप करा है यहाँ पर वो गुजरात ने टॉप किया है इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन वाटर के ऊपर आता है कि भाई वाटर का कोई इंडेक्स है और वाटर में टॉप किसने किया है, तो देखो आंसर यूपी है। ये ना कुछ ट्रिक्स हैं, याद कर लो। एनर्जी के मामले में टॉप करता है हमेशा गुजरात। और अगर वाटर का कुछ भी पूछता है कि वाटर को कंजर्व करने में किसने हेल्प करी, वाटर का क्या है, सो ऑन कुछ भी, तो वाटर का आंसर आपका रहेगा यूपी, ठीक है। तो इन्होंने रैंकिंग निकाली और गुजरात टॉप किया। गुजरात जो है जिसने बेसिकली क्लीन एनर्जी पे ध्यान दिया, वहां के लोगों ने जो है एलईडी बल्ब्स का यूज करना, इस तरीके की चीजों को जो है टॉप में रखा है, ठीक है भाई। तो स्टेट में टॉप किया गुजरात ने, और यूटी यूनियन टेरिटरी जो है हमारी उसमें टॉप किया है चंडीगढ़ में, ठीक है भाई। ये पूछा जा सकता है आपसे, किसने टॉप किया, हु हैज रिसेंटली टॉप दिस, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके बाद एक अवार्ड है, अवार्ड का नाम है मेलकॉम आदिशेह अवार्ड। मेलकॉम आदिशेह अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो किस में दिया जाता है, कोई भी इकोनॉमिस्ट को यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। मेलकॉम आदिशेह अवार्ड इस बार का किसको दिया गया, भारत के एक पर्सन को जिनका नाम है प्रभात पटनायक। मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये है कौन। यस, यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टार्ट करी है। मैं इसमें आपको पिक्चर दिखा देती हूँ उनकी, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये देखो, मैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी एनर्जी इंडेक्स, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये है एनर्जी इंडेक्स का, गुजरात, केरल, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, चंडीगढ़, जो टॉप करने वाली जगह है ये उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। किसने निकाला है, नीति आयोग ने, ठीक है। बाकी जो, हाँ, ये पर्सन है जिनको मैं कह रही थी, ठीक है। ये है प्रभात पटनायक। प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन, प्रभात पटनायक, जिनको मैलकॉम एडिशे अवार्ड यहाँ पे दिया गया। मैलकॉम एडिशे खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उनके नाम पर ये अवार्ड निकाला गया। तो पर्सन कौन है, ये इंडिया के पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये भी एक जो है आप कह लो कि ये पर्सन जो है ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, जो कि इंडिया के काफी रिनाउंड है। रिनाउंड का मतलब क्या होता है, काफी फेमस और काफी लोग जानते हैं जिनको, ठीक है, जिन्होंने काम किया है देश के लिए कुछ, ठीक है भाई। तो ये नाम याद रखिएगा, अवार्ड पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है क्योंकि एक इंडियन को मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, पिक्चर से ना इजी हो जाएगा मुझे दिखाना आपको। यहाँ देखो, अभी रिसेंटली सरस्का टाइगर रिजर्व में बहुत बड़ी आग लगी थी, ठीक है, जो हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर, क्योंकि टाइगर रिजर्व में लगी है, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। सो क्वेश्चन ये आएगा कि सरस्का टाइगर रिजर्व जो है ये लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, अरावलीज में, राजस्थान में लोकेटेड है। ये है इसकी लोकेशन, मैप में देखो, ये राजस्थान का मैप रखा है मैंने यहाँ पर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है, उसी के साथ में क्योलादियो है, रणथंबोर है, ठीक है, जो आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं, ये सारी वो जगह है, सरिस्का, क्योलादियो, रणथंबोर।
ठीक है। सो और ये है माउंट आबू। माउंट आबू में ही जगह है एक गुरु शिखर, जो कि अरावली की हाईएस्ट पीक है। यू ऑल नो दैट अरावली जो है सबसे पुरानी और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू। माउंट आबू में कौन सी जगह? गुरु शिखर। ये मैप देख लो अच्छे से। ठीक है भाई, क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये कहाँ लोकेटेड है, इसके आसपास की कोई जगह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाली कंट्री एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। जैसे आपको मैंने पहले की क्लासेस में ये लिखवाया था कि ऐसी कौन सी पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बनी है जिसने क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है। ये मैंने आपको पहले लिखवाया है, पहले की क्लासेस में। गेस चाइल्ड। गाइस। करेक्ट, चिले, बिल्कुल सही। ऐसे ही एक और कंट्री अब आपको पढ़नी है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पर जो है लीगल राइट्स दिए हैं, एंड द कंट्री नेम इज एक्वाडोर। ये रही एक्वाडोर, ब्राजील के साथ में। ठीक है, ये पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब आप लोकेशन देख रहे हैं। ये रही इक्वाडोर, छोटी सी कंट्री है। ठीक है, और मतलब एक ब्यूटीफुल है वैसे तो, टूरिस्ट प्लेस है ज्यादा, तो यहाँ पे टूरिज्म ही रहता है। नीचे पेरू है और नीचे की तरफ है चिले। ठीक है, तो ब्राजील के साथ में पड़ती है एक्वाडोर, वहां उस कंट्री ने दी। तो ये फर्स्ट लाइन जो लिखी है इसको आप लोग नोट करिए। लिख लो इसको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। ये आपने एक फर्स्ट लाइन इसमें नोट करनी है, ये फैक्ट याद रखने की किसने ऐसा किया। ये रहा रैम प्रोग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये है इसका इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना? लिख लो इसको। लिख लो इसको, एक बार रीड कर लो एक बार। ठीक है भाई, रैम प्रोग्राम रीड कर लेना सब लोगों ने, ये था। बाकी अब देखो इसमें जो लिखा है केवी कामत वगैरह, ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो ये कमिटीज वगैरह यू कैन लीव। ठीक है ना, वो छोड़ सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अब अगला लिखेंगे ये वाली एक्सरसाइज को छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा आपसे कि कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को रिलीज करती है? एंड द आंसर इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमएफ, कई बार जो है इसके न्यूज में रहती है, ये बहुत बार न्यूज में रहती है। सो आईएमएफ इज इम्पोर्टेंट। और ये आईएमएफ कहाँ लोकेटेड है, मतलब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आईएमएफ के? इट इज इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन। बिल्कुल, वॉशिंगटन डीसी। कोई आप में से बिना गूगल किए ये बता सकता है कि वॉशिंगटन डीसी में डीसी क्या है? बिना गूगल किए बताना। नो मैम। नो आइडिया। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वहां से आया था ये नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपोर्ट लिख लेना भाई, ये रिलीज करती है जिसका काम होता है ये बताना कि एक कंट्री कितने टाइम में क्या प्रोग्रेस कर सकती है अपकमिंग टाइम में, उसका प्रोग्रेस कैसा है। ठीक है, वो कंट्री कितना अच्छा जीडीपी ग्रोथ कर सकती है, वो सब ये सब बातें बताने के लिए ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, आईएमएफ। ठीक है ना, सुना होगा आप लोगों ने आईएमएफ का, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है आईएमएफ हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली मालछा महल और कर दिया, ये तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, और मैं ये प्लेस रिसेंटली होके भी आई थी, मतलब एक महीना पहले करीब।
तो ये प्लेस अब रेनोवेट हो चुकी है, जिसका नाम है मालछा महल। मालछा महल जो है, ये हमसे पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, मालछा महल इज लोकेटेड इन, और ऑप्शन में दिल्ली दिया होगा तो आप लोगों के दिमाग में आएगा यार महल और दिल्ली में हो तो सकता नहीं, महल तो राजस्थान में होते हैं या फिर मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, दिल्ली में महल तो होगा नहीं, बट द आंसर इज दिल्ली। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर रखा है, जो कि उस समय फिरोज शाह तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी ने यहाँ पर बनवाया था। ठीक है, लिख लो इसको, मालछा महल दिल्ली लोकेशन, और कुछ मत पढ़ो ना, मालछा महल दिल्ली बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, दैट्स इट। अनदर नेम इज विलायत महल, बस इसको इतना ही याद करना है। इसमें आपसे और यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज और फैक्ट्स नहीं है पढ़ने के लिए। ये ना पहले ना खंडर होता है जो मतलब बिल्कुल बंजर है, कुछ नहीं है यहाँ पर, पहले ऐसा था, पर अब इसको काफी अच्छा बना दिया और टूरिस्ट प्लेस बना दिया अब इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली ही जो प्राणहिता रिवर है, प्राणहिता रिवर जो है, ये प्राणहिता रिवर जो है गोदावरी के अराउंड, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी यू ऑल नो, गोदावरी की ये ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर रिसेंटली एक ग्रैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये पूछेंगे चलो कि ओके सर। ये किसका अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लो जरा आमिन। यस, सो प्राणहिता से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो प्राणहिता है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो द करेक्ट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी सब समझते हैं ना, जो एक बड़ी रिवर में छोटे रिवर आके मिलती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट अभी, क्योंकि इसमें चेंजेस आ चुके हैं इस पढ़ने के अंदर। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कुरिल आइलैंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी टेरिटरीज पे क्वेश्चन आते हैं। सॉरी मैम, कुरिल, ये कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था? ये है जो नदी के पास होता है ना, एक तरीके का डिवोटी सारे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, वैसा फेस्टिवल था, कोई फेस्टिवल का स्पेसिफिक नेम नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे आगे इसके बाद, ये वाला लिखो, कुरिल आइलैंड्स। ठीक है, कुरिल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कुरिल आइलैंड्स रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो रीजन है वो डिस्प्यूटेड है, वी कॉल इट एज डिस्प्यूटेड, है ना। सेम उसी तरीके से देयर इज वन अनदर रीजन विच इज नोन एज कुरिल आइलैंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। देखो इस मैप में सब लोग जरा एक बार, मैं आपको सारा करंट अफेयर बता देती हूँ इनसे जुड़ा हुआ क्या है। जापान और ये है ऊपर रशिया, बीच में पड़ते हैं कुरिल, जिसपे रशिया और जापान दोनों क्लेम करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गई, वो डिस्प्यूटेड है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पाया है कि कहाँ पे बेसिकली बिलोंग कहाँ करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जापान न्यूज में क्यों है और जापान आपको क्यों याद रखना है। ठीक है, मैं सिर्फ करंट अफेयर नहीं, मैं आपको थोड़ा सा जीएस भी बता रही हूँ यहाँ पर। जापान जो है, जापान में मेन इंपॉर्टेंट 4 आइलैंड्स हैं। लिखो सब लोग इस चीज को, जापान हैज मेजर इंपॉर्टेंट 4 आइलैंड्स। ठीक है, जापान के 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी भी इन पे सवाल कर चुकी है। कौन कौन से हैं, लिखो नाम, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये 4 हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है होन्शु। यही क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, सॉरी जापान, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज होन्शु। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है होन्शु। तो सबसे बड़ा आइलैंड और सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है होन्शु। और जो जापान की कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो। और टोक्यो जो है, टोक्यो में ही यहाँ पर थोड़ा सा शायद कोई टैबलेट में इशू आ रहा है, आप लिख लो यहाँ तक, जो टोक्यो है यहाँ पर वो होन्शु में ही लोकेटेड है। ठीक है, अभी एक तो ये करंट अफेयर है, दूसरा करंट अफेयर क्या चल रहा है? ठीक है, दूसरा करंट अफेयर ये चल रहा है कि
जो जापान है, जापान की एम्बेसी इंडिया में, यू ऑल नो दैट जापान की एम्बेसी है इंडिया में। तो जापान की एम्बेसी ने एक, यहाँ पर एक नाम है इस जगह का, ये लिख लो, मैम नाम ये है किस उसका, मंथ के हैं? ये करंट अफेयर अप्रैल मंथ की है। जनवरी फरवरी ओके। मार्च हमने कंप्लीट कर लिए रईस, अभी हमने अप्रैल मंथ के शुरू की होंगे। ठीक है, बाकी लोग म्यूट कर लो, जो भी अभी रिसेंट ज्वाइन हुए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, हाँ भाई, यहाँ सुनो आगे सब लोग। अब अभी रिसेंटली जापान की जो एक एम्बेसी है इंडिया में, उन्होंने यहाँ पर बोला है निहोंशु, निहोंशु को क्या दिया जाए, जीआई टैग दिया जाए। निहोंशु क्या है? निहोंशु कोई आइलैंड नहीं है, निहोंशु एक एल्कोहलिक बेवरेज है। निहोंशु इज अ एल्कोहलिक बेवरेज ऑफ जापान, जो जापान चाहता है कि इंडिया में उसको जीआई टैग मिले। तो निहोंशु अगर एग्जाम में आता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना कि निहोंशु जो है वो यहाँ पर कोई आइलैंड का नाम है, क्योंकि हमें लगता है क्योशु शिकोकू ये तो आइलैंड्स के नाम है, बट दिस इज नॉट, ये आइलैंड का नाम नहीं है। लिख लो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। ये कुरिल आइलैंड होगा याद। जापान आपको किन फैक्ट्स के लिए याद रखना है, ये आपको याद, मैंने बता दिया जापान क्या न्यूज में अभी चल रहा है, किन किन चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का पाली विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाली विलेज, यहाँ की पंचायत ने बहुत काम किया है, यहाँ की पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया, और सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की जो है पहली पंचायत भारत की ऐसी बनी है जो कार्बन न्यूट्रल हो गई है, क्योंकि ये पूरा क्या यूज करते हैं, सोलर एनर्जी के प्लांट्स, जिसकी वजह से ये क्या हो गई है, कार्बन न्यूट्रल। जो भारत का सपना है कि हम यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल हो जाएं, वो यहाँ पर ये करने में कामयाब हो गई है। ठीक है, लिख लो इस पूरे को यहाँ तक, इंपॉर्टेंट है ये सारा। ये पूरी इस तरीके से कामयाब हो गई जिसने इस तरीके का एक चीज कर ली है। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, मतलब लता दीनानाथ अवार्ड मंगेशकर, ये अभी रिसेंटली जो अवार्ड दिए गए, और हमारी क्लास में भी एक लता मंगेशकर है। हमारी चैट, हमारी जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उसमें एक स्टूडेंट है जिनका नाम है लता मंगेशकर। तो जरा आप लोग भी ऐसे ही याद कर लो कि जो लता मंगेशकर अवार्ड इस बार दिया गया, क्योंकि लता मंगेशकर जो जो एक सिंगर थी जिनकी डेथ हो गई, तो उनके नाम पर अब एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, उसको दिया जाएगा जिन्होंने नेशन, पीपल, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया है बेटर वे में। और ये पहला अवार्ड किसको दिया गया है, ये पहला अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है भाई, लिखो इसको, हु हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अवार्ड्स पे देखो पक्का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हमेशा ही आता है एक आधा क्वेश्चन, तो बस इसमें याद रखना है इसको। ठीक है भाई, देता कौन है ये अवार्ड, ये अवार्ड जो है, जो भी इसको क्रिएट किए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड तो खुद ही क्रिएट किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अवार्ड क्रिएट किया है और ये अवार्ड फिर दिया है, क्योंकि ये तो अवार्ड ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही क्रिएट किया है। बाकी तो फाउंडेशंस होती है देने के, ठीक है, जैसे अब गांधी मंडेला अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया, तो वो तो फाउंडेशंस के थ्रू दिया जाता है, पर ये कोई फाउंडेशन नहीं, ये तो रिसेंटली खुद ही यहाँ पर अवार्ड बनाया गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर रायसीना, रायसीना का नाम सुना हुआ है सबने, रायसीना हिल्स, जहां पर हमारे राष्ट्रपति जो है दिल्ली में वो रहते हैं। राष्ट्रपति भवन बना हुआ है यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही। जो दिल्ली है ना, आपको पता है यहाँ पर एमपी एमएलए सारे काफी लोग रहते हैं इधर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एम्बेसीज काफी बनी हुई है। तो जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट का घर है,
राष्ट्रपति भवन है भारत का, वो रायसीना हिल्स के पास ही बना। तो वो जो रायसीना हिल्स है ना हमारी, वहां पर एक डायलॉग क्रिएट किया जाता है। डायलॉग का मतलब क्या होता है? दो लोग आपस में वार्तालाप करेंगे, दो टू पीपल विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर। सो यहाँ पर ये स्टार्ट किया है मोदी जी ने, जिसमें वो और अलग अलग मिनिस्ट्रीज या फिर अलग अलग देशों के लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे इस बार इन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वोन डेर लियन, उनको चीफ गेस्ट बुलाया था। ठीक है, ये थी चीफ गेस्ट उर्सुला वोन डेर लियन। ठीक है ना, तो अलग अलग कंट्रीज से लोगों को बुलाया जाता है और एक को फाइनली वहां पर ऐसे चूज किया जाता है जो चीफ गेस्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मतलब लिख लो, एक इस तरीके का प्रोग्राम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे कि आप जानते हैं हमारी आजादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। यू ऑल नो दैट हमारी आजादी को 75 साल, 75 ईयर्स अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुए हैं। तो ये उसी समय की न्यूज है, ये उस टाइम पीरियड की, तब की ये न्यूज है यहाँ पर, कि भारत को यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट 75, अगर आपको किसी को प्रोजेक्ट 75 नहीं पता तो मैं प्रोजेक्ट 75 बता देती हूँ आपको क्या था। प्रोजेक्ट 75 का मतलब है 6 सबमरीन्स जो हैं पानी की, वो तैयार करके दी जाएंगी। 75 का मतलब है यहाँ पर 75 साल कंप्लीट हुए हमारी आजादी को, और 6 सबमरीन्स यहाँ पे दी जाएंगी। किसको हैंड ओवर की जाएंगी? इंडियन नेवी को 6 सबमरीन्स यहाँ पर हैंड ओवर की जाएंगी। और ये 6 सबमरीन यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। ठीक है, और ऐसा नहीं, पहले भी बन चुकी हैं। पैसे कलवरी, ठीक है, पहले कलवरी एक है, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, आईएनएस वेला, वागीर और वाकशीर, ये सब अब यहाँ पर तैयार की गई। ये 6 हैं सबमरीन जिनको तैयार किया गया है। These 6 are the submarines, जिसमें से लास्ट अब जो है हमारे पास वो है वाकशीर। ठीक है भाई, वाकशीर किस चीज का नाम होता है? वाकशीर जो है एक सैंडफिश का नाम है, जिनके नाम पर उसको तैयार किया गया है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, इस बार ये कंप्लीट हुई है। मैं आपको सारे डिफेंस के करंट अफेयर्स एक साथ ही लिखवा रही हूँ। एक आपने ये लिख लिया, इसको लिख लेना। दूसरा इसी में करंट अफेयर लिखो डिफेंस से जुड़ा हुआ। दूसरा करंट अफेयर डिफेंस का जुड़ा हुआ ये है कि अभी रिसेंटली एक और ऑपरेशन किया गया है, नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। उपलब्ध, जो कि आरपीएफ ने किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ? टेल मी फास्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ? यस करेक्ट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यस, पुलिस फोर्स ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। वैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यहाँ पर जितने भी ब्लैक मार्केटर्स हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर ऑपरेशन उपलब्ध को चलाया है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे? जितने भी ब्लैक मार्केटर्स हैं, जिसमें वो पूरा रेलवेज के थ्रू ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन बहुत सारे चलाए हैं, आपको मैंने पहले भी लिखवाए हुए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। देन इसके बाद इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण किसके साथ हमारी कंडक्ट की जाती है? इट इज बीइंग कंडक्टेड विद इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के साथ 2 एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। कहाँ पे की गई है? इंडिया में ही।
डन। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स, 3-4 थे जो भी ये इंपॉर्टेंट है डिफेंस के एंगल से। अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है जो कि न्यूज में रहती है काफी ज्यादा, यक्षगना। ये एक आर्ट फॉर्म है, थिएटर फॉर्म है बेसिकली। ये थिएटर फॉर्म है जो काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये एक पढ़िए और मुझे बताइए कहाँ से बिलोंग करती है। आपके एग्जाम में, बाकी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। सो द आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू कर्नाटका। लिख लीजिए, इट दिस बिलोंग्स टू कर्नाटका, यक्षगना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव का नाम लिखेंगे, अवसर इनिशिएटिव, AVSAR, सरकार ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट ऑफ द रीजन। एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट ऑफ द रीजन। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिसके थ्रू जो वहां के एक जो एयरपोर्ट्स पे भी जाकर के लोग अपने सामान को बेच सके। जो भी आर्टिस्ट हैं, स्किल्ड आर्टिस्ट हैं, वो एयरपोर्ट में जाकर के भी अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। आप रीड कर सकते हो यहाँ पर, इनको एक अलग से जगह दी जाएगी जिसमें ये काम वो लोग करेंगे। तो फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, पूछ सकते हैं ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट करा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके बाद साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर। आप पिक्चर भी देख लो इसकी, कुछ ऐसी दिखती है, बिहार में है ये। बिहार की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करना चाहिए। अभी तक कितनी है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत के पास? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डज इंडिया हैव इन प्रेजेंट? एनी आइडिया? 40, राइट। 40 है टोटल। आमिर कह रहा है एक। आमिर एक थोड़ी है हमारे पास, 40 है यार। एक तो कैसे ही, इतना तो नहीं यार। 40 साइट्स हैं अभी अपने पास। ये 40 साइट्स में हो सकता है नेक्स्ट अब जो है साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर जो है वो 41st हो सकती है। या फिर एक और है जिसकी काफी बातें चल रही हैं कि वो भी हो सकता है, जो कि है लिविंग रूट ब्रिज। ये भी न्यूज में है, लिविंग रूट ब्रिज लोकेटेड इन मेघालय। हो सकता है ये भी आ जाए क्योंकि ये लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय की ये न्यूज में रहती है। और ये एक फाइनल लिस्ट की तरफ ये रास्ता बना चुकी है लिविंग रूट ब्रिज। तो हो सकता है 41st साइट लिविंग रूट ब्रिज भी इंडिया की हो सकती है। तो ये दो आपको पता होनी चाहिए लोकेशन वाइज कहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज में है। साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर, राजगीर कहाँ है? बिहार। नेक्स्ट, ईडी का आपने बहुत सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये काफी न्यूज में रहती है, सुना होगा ना इसको। इसने इसकी धरपकड़ कर ली, इसको जो है इसका पैसा यहाँ पे निकलवाया, ये करा वो करा। सुने होंगी ऐसी बातें इधर उधर। तो यही है ये इसका न्यूज भी, कि अभी रिसेंटली ईडी जो है जिसका काम क्या है, जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को देखना। किसने कितना पैसा अपने पास रखा हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए कहाँ से आया उतना पैसा उसके पास, वो सारी चीजों की जानकारी रखती है ईडी। न्यूज में रहती है बहुत ज्यादा। अभी दिल्ली में भी उन्होंने बड़े केसेस छापे मारे उन्होंने बहुत ज्यादा। अभी दिल्ली के ही जो डिफेंस वो है जो डेप्यूटी सीएम है दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, उनको भी बोला। ठीक है, ऐसे सबके ऊपर बहुत मतलब इस तरीके के इल्जाम वगैरह लगे। सो देयर हैज बीन सो मेनी न्यूज रिलेटेड टू ईडी। सो आई थॉट कि एक बार ईडी के बारे में मैं बता दूं मैं। ठीक है, लोगों को ही बुला रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसके हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। और ये बनी कब थी? 1956 में। ये आपको फैक्ट्स याद रखने, क्योंकि ईडी न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, पैसों की छापेमारी देखने के लिए, कि पैसा कहाँ कौन सा क्या हो रहा है, उनकी छापेमारी के लिए ये न्यूज में है।
ठीक है भाई। नेक्स्ट ये मैल्कॉम एडिशे अवार्ड, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हेलिना, ठीक है, ये भी एक ये याद बस एक नाम लिख लो इसके अंदर, हेलिना ये है इस तरीके की एक मिसाइल है जो कि रिसेंटली पोखरान में टेस्ट की गई है। पोखरान इज इन राजस्थान, तो आप इसमें लिख लो हेलिना। अ टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये एक मिसाइल की फॉर्म में है, वो यहाँ पर टेस्ट की गई है। लिखो इसको, इसको नोट कर लो बस आप लोग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ आप नोट कर लो। ठीक है भाई। नेक्स्ट ये वाला भी आप लोग एक बार रीड कर लो, ये वाला आपने पढ़ ही लिया है ना, ये वाला रीड कर लिया, ये वाली एक बार स्टेटमेंट्स को रीड कर लो आप लोग। ठीक है, फिर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है, कौन सी सिटी यहाँ पर ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में यहाँ पर टॉप आ गई है, टॉप नहीं करिए, इंक्लूड हो गई है। ठीक है, सिल्क सिटी का मतलब सब समझ रहे हैं कि सिल्क में जो एक बहुत बेहतर कर रही है ना, जहाँ पे सिल्क बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पे जो सिल्क की एक हब है ना, वो है यहाँ पर। तो जैसे हम श्रीनगर को कहें तो श्रीनगर श्रीनगर हम कहेंगे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है, श्रीनगर जो है वो टूरिज्म के लिए फेमस है। ऐसे ही सिल्क के लिए फेमस है बेंगलुरु। तो वो बेंगलुरु जो है यहाँ पर भारत की पहली सिटी बनी है जो इसमें इंक्लूड हुई है। ऐसे ही भारत की पहली ट्री सिटी जिसको ट्री के लिए अवार्ड दिया गया है, वो कौन सी है? वो है हैदराबाद। ट्री सिटी किसको कहते हैं? हैदराबाद को। ठीक है, ऐसे ही सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको कहते हैं? सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम। किसको कहते हैं? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये कुछ ऐसे छोटे मोटे मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा, इनको आप साथ साथ लिखते जाइए जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं। ठीक है, ऐसी एक ना एक किसी और जगह पे एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा आया था, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, भारत की सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सी है? या वर्ल्ड की, चलो बस तो क्वेश्चन में वर्ल्ड पूछा था, इंडिया की तो आप बता दोगे मुंबई है ना, ये तो मुंबई आप बता सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था, किसी और एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिटी ऑफ गोल्डन गेट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का गोल्डन गेट, वो कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को। प्लीज नोट डाउन, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। गोल्डन गेट भी बना हुआ है वहां पर, इसलिए उसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, सिटी ऑफ नवाब कौन है? भारत की सिटी ऑफ नवाब? लखनऊ। बिल्कुल, ये तो पता ही होगा ना सबको, लखनऊ। अरे बिहार नहीं है, बिहार और यूपी नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा नेक्स्ट बताओ जरा, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, सेवन आइलैंड्स।
ऐसा नहीं कि वहां 7 आइलैंड ज्यादा है, बट वो एक नाम दिया गया उसको। लिख लीजिए, ये भी मुंबई है। मुंबई द फिल्म सिटी। श्रीनगर नहीं यार, श्रीनगर में कौन से आइलैंड्स है? श्रीनगर में वो आइलैंड, वैसे वाले आइलैंड तो नहीं है ना, बिल्कुल पानी के बीचों बीच। वहां तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बने हुए हैं लेक के ऊपर, जैसे जैनालंग हो गया, ऐसे करके। तो 7 आइलैंड्स को बॉम्बे को बोला जाता है, बॉम्बे के नाम टाइम से नाम है ये, ब्रिटिशर्स नाम दे के गए थे ये वाला। ठीक है भाई। तो ये आप याद रखिएगा, ये जैसे लिखा है ना ये बेंगलुरु, ऐसे लिखा है, ऐसे तो अब हर जगह चलने लग गया है। आपको हर जगह दिल्ली में और बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा मिल जाएगा ये लिखा हुआ। अब आजकल इसका चलन ज्यादा हो गया है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पिनाका। पिनाका एक मिसाइल, ये भी आपको याद रखनी है। ये पिनाका जो है एक रॉकेट सिस्टम है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो। इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया, इसको यूज भी कर लिया गया है अब। तो क्वेश्चन बन सकेगा, पिनाका क्या चीज है? पिनाका इज अ सक्सेसफुल जो है रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम लिख लो, पिनाका रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय भारत की डीआरडीओ। नेक्स्ट, ये न्यूज में है, एक जगह कोडागू। पहले मेरी बात सुनना, इस पिक्चर को देखो ध्यान से, कुछ लिखो मत, पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखो जूम करके। इस पिक्चर में आपको क्या बात नजर आ रही है खास, मतलब जो बाकी पिक्चर से अलग है? इस पिक्चर में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है? बताओ जरा, इस पिक्चर में ऐसा क्या अलग दिख रहा है? वुमेन्स को वेपन की ट्रेनिंग दे रही है। यस, वुमेन दिख रही है हमें वेपन के साथ। जबकि आप अगर कोई भी और पिक्चर देखोगे, भारत में कोई भी पिक्चर, उसमें आपको फीमेल वेपन के साथ नहीं मिलने वाली, है ना, ऐसा होता है। लेकिन इस पिक्चर में आपको फीमेल वेपन के साथ गन्स चलाती हुई दिख रही है, उनके पीछे हस्बैंड्स या फिर वो जो है वो खड़े हैं, उनके हस्बैंड या फिर मेल खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही इस पिक्चर का खास यही बात है कि कोडागु रीजन है जो कि कर्नाटका में है ये रीजन। ये एक ट्राइबल पीपल है यहाँ के। ये पीपल लैंग्वेज बोलते हैं कोदावा, ये लैंग्वेज उनकी कोदावा। और यहाँ पर चलन है कि यहाँ पर जो है फीमेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है वेपन चलाने की, हथियारों को चलाने की। प्लस भारत में ये इकलौते ऐसे लोग हैं कोदावा के जिनको बिना लाइसेंस की गन रखना अलाउड है। ठीक है, इकलौते, यहाँ पे पढ़ो इसको। वर्शिप ancestors and weapon, they are the only ones in India permitted to carry firearms without license. Very very important point। ठीक है, ये लोग जो है कोदावा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज को भी जो है वो एक बड़े स्केल पे पहुंचाया जाए। तो इनके साथ अभी तक सरकार ने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनके यहाँ ये चलन रहा है, इनके यहाँ ये आज का नहीं हुआ, ये सिस्टम बहुत पुराना है यहाँ पर। ठीक है, ये लोग जो है इन हथियारों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इन हथियारों की ही ये पूजा करते हैं। ठीक है, और लेकिन किसी को आज तक इन्होंने हार्म नहीं पहुंचाया। ठीक है, सरकार ने इसलिए भी इनको कुछ नहीं बोला आज तक क्योंकि इन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, किसी सिविलियन की आज तक डेथ नहीं हुई है इनके हाथों। तो ये हमारे देश के लिए खतरा नहीं है, अगर खतरा होते तो सरकार बैन कर चुकी होती या कुछ स्टेप ले चुकी होती। तो ये हमारे देश के लिए खतरा नहीं है, इसलिए इनको बैन भी नहीं किया गया। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में बनेगा इनसे क्वेश्चन, कोडागू कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इनकी लैंग्वेज वगैरह। तो ये कूर्ग एरिया कर्नाटका से, ये वही कूर्ग है जहां से हमारी कावेरी नदी निकलती है, कावेरी रिवर। ये कूर्ग वही रीजन है। और ये कूर्ग किसके लिए फेमस है, ये लोग किसकी खेती करते हैं? कॉफी। कॉफी यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है, एंड दीज पीपल ऑल्सो उगाते हैं कॉफी को। कर्नाटका में भारत की सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, लिख लीजिएगा ये सारे फैक्ट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। भारत में सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा चलन होने लगा है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, जितनी भी हमारी बैटरीज हैं उसमें यूज किया जाता है। अब भारत इसको यहाँ पे चाहता है कि हम लोग किसी भी तरीके सेमीकंडक्टर भारत में बनाना शुरू करें। जो हमारी चिप होती है ना, जो सिम कार्ड हो गया, है ना,
सिम कार्ड हो गए, हमारे छोटे छोटे चिप होती है, मेमोरी कार्ड हो गए, इस तरीके के जो काम है वो भारत नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, हम नहीं बना पाए हैं, हम ही बाहर से मंगाते हैं, हम साउथ कोरिया जापान यहाँ से लेते हैं। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि भारत में ही वो चीज बनाई जाए। और ये कमेटी के हेड कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी, ये पिक्चर आप देख सकते हैं इनकी। ये कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर, जिन्होंने ये चीज स्टार्ट करी है, सेमीकंडक्टर मशीन मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लिख लो इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो अब पुरानी हो गई, इसमें तो चेंजेस आ गई, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। यस, ये मैंने आई थिंक आपको पहले भी लिखवाई है, या आप लिख लो अभी फिर से अगर इनके पास नहीं लिखी हुई। 6 लेन का एक रोड बनाया गया है, 6 लेन्स होंगी जिसके अंदर। ठीक है, वो रोड में पहली बार उस रोड को स्टील की मदद से, स्टील का जो वेस्ट है उससे बनाया है। कौन सी जगह है वो? सूरत, गुजरात, सूरत, जिसने ये सब चीजें बनाई हैं। ठीक है, लिख लो इसको। पहली जो ऐसी बनी है। ठीक है भाई। हाँ आतिफ, ये रेलवे मिनिस्टर भी है और ये आईटी मिनिस्टर भी है, बिल्कुल। एक जो पर्सन है वो दो पोस्ट को हैंडल कर सकता है। एक पर्सन जो है यहाँ पर वो रेलवे मिनिस्टर भी हो सकता है, और एक पर्सन यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ वो आईटी मिनिस्टर भी है, तो दोनों काम संभालते हैं। जरूरी नहीं एक पर्सन के पास एक ही पोस्ट होगी। अमित शाह जो आप जानते हैं, ये 2 पोस्ट संभाल रहे हैं। अमित शाह हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मिनिस्टर हैं। ठीक है, दोनों मिनिस्ट्री है उनके पास, तो ये 2 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है। हाँ भाई, सूरत वाला लिख लिया सब लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये पिक्चर देखो आप पीछे जो यहाँ पे है। अगर कभी भी अब इफेक्ट प्लास्टिक के ऊपर कोई भी अब न्यूज में कुछ भी चीज रहेगी, तो उसके लिए एक नया मैस्कट आया है। मैस्कट समझते हो? अब प्लास्टिक से जुड़ी हुई हर चीजों के ऊपर ये पिक्चर रहेगी जिसका नाम है प्रकृति। ये है यहाँ पर। जैसे हर एक का अपना मैस्कट होता है, ठीक है, हर एक जो बैंक होते हैं उनका अपना लोगो होता है ना, ऐसे ही लोगो बनाया गया है एक। ठीक है, हर जगह का अपना अपना लोगो है। ठीक है, अब मैं रेलवेज की बात करूं, तो कोई बताएगा आप में से रेलवेज का लोगो क्या है? आप लोगों ने रेलवेज में ट्रैवल किया होगा, तो रेलवेज में आपको टिकट के ऊपर या कहीं भी जगह पे आप जाओगे तो उसमें किसका आपको पिक्चर मिलता है? किसकी पिक्चर देखने को मिलती है? कभी गौर किया हो किसी ने आप में से? यस, आपको एलिफेंट मिलेगा, है ना? एलिफेंट मिलेगा। जिसने गौर नहीं किया वो कभी अब दोबारा जाएगा तो जरूर देखना, एलिफेंट मिलता है। तो एलिफेंट जो है उसका नाम पता है क्या है? हमारी इंडियन रेलवेज ने नाम रखा हुआ है भोलू। एलिफेंट का नाम है भोलू। तो ऐसे ही एक प्रकृति नाम रखा है। प्लास्टिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी उसके पीछे जो पिक्चर रहेगी वो इसकी रहेगी, जो आप पिक्चर सामने देख रहे हैं, प्रकृति के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मैस्कॉट है, नाम क्या है? नाम में कुछ भी दे देंगे, वो प्रकृति, सुंदरता, नेचर, मान लो प्रकृति का इंग्लिश मीनिंग दे दिया उन्होंने। ठीक है, बट रहेगा तो हिंदी में ही, जो चल रहा है वो हिंदी में ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर रिसेंटली जो ग्रामी अवार्ड जीते, ग्रामी अवार्ड सबको पता है ना किसके लिए दिए जाते हैं? म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं। तो म्यूजिक के लिए जो ग्रामी ग्रामी अवार्ड्स दिए गए हैं वो भारत के पर्सन को दिए गए हैं, उनका नाम है डिवाइन टाइड्स। ठीक है, उनकी एल्बम का नाम, पर्सन का नाम है रिकी केज। लिख लीजिए, ये रिकी केज को दिए गए हैं, जो कि उनकी एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। इश्तियाक अभी 2-3 और रहते हैं बस, उसके बाद ओवर हो जाएगा। देखो, क्लास नहीं हुई तो तुम लोग कह रहे हो क्लास नहीं हुआ, मैं करा रही हूँ तो तुम लोग कह रहे हो मैम बहुत हो गया आज। बताओ जरा, ऐसे कैसे चलेगा? एमबी खत्म हो गई? अच्छा, इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। इश्तियाक, आप जो कल फिर से आप रिचार्ज करवाओगे तो उसमें आप सुन लेना।
ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा ये ऐप पर, उसमें से आप सुन लेना। कंप्लीट कर लेते हैं, अभी बाकी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, किसका अग्रीमेंट है, लिखो, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। लिख लो ये वाली चीज। नाम लिख लो और किस कंट्री के साथ किए वो याद करना है, बाकी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद, नेक्स्ट लिखो, मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर आपको, अब आप नोट करो उसको, जो जो मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर उनको नोट करते जाओ। रिसेंटली ही एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में क्या बनाने के लिए मंजूरी दी है, वीडीजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीजी, विलेज डिफेंस ग्रुप्स। ठीक है, और विलेज डिफेंस ग्रुप में लोग जो होंगे उनको बोला जाएगा विलेज डिफेंस गार्ड्स। ठीक है, ये क्या होगा, वीडीजीज एक्चुअली में अभी भी काम करते हैं, ठीक है, अभी भी हैं, बस उनका पुराना नाम क्या होता था, इनका फॉर्मर नेम हुआ करता था विलेज डिफेंस कमेटी। अभी भी 4 से 5 हजार वीडीसीज जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, ताकि जम्मू कश्मीर के रीजन में, विलेजेस के रीजन में नजर रखी जा सके, पीस बनाया जा सके और टेररिज्म जैसी जो चीजें उनको काउंटर की जा सके। तो अभी रिसेंटली नया ग्रुप बनाया जाएगा वीडीजी, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर, टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, वीडीजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे मिशन। ये क्वेश्चन एक्चुअली कई बार आ चुका है, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। इंद्रधनुष, कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिशन इंद्रधनुष एंड व्हाट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष। एक्चुअली क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यस गाशु, करेक्ट। बाकी आप में से कोई, ये क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, तो स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम में भी आ सकता है, लिख लीजिए। जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स उनको तो आता होगा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, जो मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनके लिए है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको जो है, जो इम्यूनाइजेशन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो जरूरी होते हैं उनके लिए, जो जो एक बहुत अच्छे स्केल पे चलाया, भारत ने बहुत अच्छे स्केल पे इस चीज को चलाई है, ताकि फीमेल में जो प्रेगनेंसी के बाद आयरन की और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है उसको पहले ही कवर अप किया जा सके। क्योंकि रिसेंटली डेटा भी आया है, 57% भारत की जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, दे आर एनेमिक, अनीमिया की कमी है उनमें। ठीक है, उनमें खून की कमी है 57%। क्यों, क्योंकि डिलीवरी के समय ये सब जो है फेस करना होता है। तो उस वजह से ये सरकार ने इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष इंद्रधनुष चलाया, जिसका 3rd फेज भी अभी लॉन्च हो चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एक और है जो कि फिर से फीमेल के लिए चलाया गया अभी रिसेंटली, नाम है मिशन वत्साल्या। मिशन वत्साल वत्साल्या मिशन क्या है यहाँ पर, ये भी चलाया है ताकि जितने भी फीमेल हैं और उनके चाइल्ड हैं उनको यहाँ पर
हेल्दी डेवलपमेंट कराई जा सके। ठीक है, आपने सुना होगा पीएम मातृ वंदना योजना, इसमें भी यही चीज थी। इसमें क्या है, सरकार 6,000 रुपए देगी साल भर के, जो भी एक प्रेग्नेंट फीमेल है उसको। ठीक है, लेकिन ये 6,000 रुपए सिर्फ फर्स्ट जो बच्चा होगा ना, मतलब जो पहला फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा, सिर्फ उसी को दिया जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड बच्चा है, ठीक है, तो तब नहीं, क्योंकि सरकार तो खुद ही अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रही है। तो वो सेकंड बच्चों को तो यहाँ पे वैसे भी एनकरेज नहीं कर रहे हैं, वो तो एक ही जो है बच्चे होने चाहिए, ऐसी चीजों को भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही है पीएम मातृ वंदना योजना, ये भी चलाई गई है, ये भी फीमेल के लिए है। ठीक है, लिख लो, ये सारी स्कीम्स फीमेल के लिए चल रही हैं ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये इसको लिख लेना। ये थे हमारे सारे अप्रैल मंथ के जितने भी मतलब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सारे हमने विद बैकग्राउंड समझा है। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए सारी चीजें। कल जो है हम मई मंथ की स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ तक लिख लो पहले सारी चीजें, उसके बाद हम मई मंथ का स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी रॉफ, बिल्कुल श्रीनगर में आइलैंड नहीं है, वो है भी तो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, जैनालंग है ना जो। ठीक है, तो वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, वैसे कोई आइलैंड नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा आइलैंड अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, यहाँ नहीं है। हाँ भाई, बाकी सब भी मुझे फटाफट रिप्लाई करें, यहाँ तक जितना भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है पहले की क्लासेस में और आज की क्लासेस में, सारा कुछ क्लियर है या नहीं, फटाफट रिप्लाई करो सब लोग। स्पोर्ट्स में नहीं कोई इंपॉर्टेंट, अप्रैल मंथ में कोई करंट अफेयर नहीं था, जो थे वो मैं साथ साथ लिखवा देती हूँ। अप्रैल का कोई नहीं था, जो और होंगे वो मैं और भी लिखवा दूंगी साथ साथ। यस, कोदावा लैंग्वेज भी है नितिन, यस इट इज अ लैंग्वेज ऑल्सो। लैंग्वेज भी है, जगह का भी नाम है, पीपल का भी नेम है, जो वहां रहते हैं, कूर्ग ऑफ कर्नाटका। चलिए फिर ओवर करते हैं, कल करेंगे इसके आगे। ठीक है, मई मंथ के करंट अफेयर। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट।